अब तक हमने प्री सोक्रेटिक पीरियड में, मतलब कि जब तक सोक्रेट्स फ़िलॉसफी में अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने देना नहीं शुरू किया था, उससे पहले जितने फ़िलासफ़र्स ने दिया उन सभी ने नेचुरल एलिमेंट्स को अपनी फ़िलॉसफी की थ्योरी में उपयोग किया और उसकी मदद से समझाने की कोशिश की कि दुनिया या तो पानी से बनी है या फिर हवा से। कुछ ना कुछ साइंटिफिक मेथड्स भी लगाए और भी चीज़ें की, लेकिन मेजरली हमने हर जगह नेचर का डिस्कशन देखा ही दुनिया को समझने के लिए। लेकिन जब सोक्रेट्स आए तो उन्होंने सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट बात कही कि ठीक है, नेचर को समझना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद को समझो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और इसी कारण उन्हें फादर ऑफ एथिक्स भी कहा जाता है। और उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, इनके बारे में, सोक्रेट्स के बारे में, कि उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी अपने जीवन काल में जब तक वो जीवित थे। उन्होंने अपनी लर्निंग्स अपने स्टूडेंट्स को दी और उनके स्टूडेंट्स के थ्रू हमें उनकी बातों का पता चलता है। उनके स्टूडेंट्स कौन कौन हैं? प्लेटो और ज़ेनोफॉन, ये भी फ़िलासफ़र्स हैं। हम इनके बारे में भी आगे के वीडियोज़ में डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ज़ेनोफॉन एंड प्लेटो ने अपनी बातें भी तो लिखी होंगी। जी हाँ, उन्होंने अपना कुछ ऐड किया होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का एक अपना पर्सपेक्टिव भी बिल्डअप होता है। लेकिन उन्होंने टीचिंग ली थी सोक्रेट्स से, सो मेजॉरिटी ऑफ द लर्निंग्स विजिबल होंगी सोक्रेट्स की, तो वो भी पढ़ेंगे। बट फ़िलहाल अभी यहाँ पर ये कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और इस डिस्कशन को, जहाँ पर हम लोग सोक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने समझा, अपने आप को जान लो, उनका ये मेजर कहना था। वो बहुत सिंपल पर्सनालिटी थी उनकी, कि वो सिंपल कपड़े पहनते थे और नंगे पैर चलते थे और पैसों में कोई कंफर्ट उन्हें दिखाई नहीं देता था। यानी कि ऐसे दुनिया में कई लोग होते हैं, हम भी उनमें से एक ही हैं, हम लोग भी, कि हमें पैसा चाहिए होता है लाइफ में और कई तरह के कंफर्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं थे। तो ये उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी हमने थोड़ा समझ लिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सच्चाई और न्याय के लिए डेडिकेट कर दिया था कि दुनिया का सच्चा क्या है, और दुनिया की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले आपको खुद की सच्चाई जाननी होगी, ऐसा उनका कहना था। तो उनकी फ़िलॉसफी को चार पार्ट्स में मेजरली डिवाइड किया गया है। उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नॉलेज इज़ वर्च्यू। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको असली ज्ञान मिल गया तो ऑटोमेटिकली आप सही काम करेंगे। एज सिंपल एज दैट। कोई इंसान गलत काम इसलिए करता है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता है, वो अज्ञानी होता है। अज्ञानता में ही सारी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए ऐसा बताना हो तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जब हमें पता होता है कि किसी के साथ इंटेंशनली बुरा नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करते, मतलब जानबूझकर। उससे पहले भले ही आपने मस्ती के लिए कर दिया, लेकिन जब से ये थॉट पता होता है कि नहीं, किसी को ज़बरदस्ती या जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहिए, तो आपके पास ज्ञान आ गया ना, असली ज्ञान, सही ज्ञान, तो आपने फिर गलत काम नहीं किया। तो असली ज्ञान ही आपका वो पावर है जिससे कि आप ऑटोमेटिकली सही कर्म करेंगे। ठीक है। दूसरा है एथिक्स ओवर नेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था कि प्री सोक्रेटिक पीरियड में, मतलब सोक्रेट्स के आने से पहले, फ़िलॉसफी में जितने भी फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने नेचर को समझने का, नेचर के सहारे दुनिया को समझने की कोशिश की और हमें बताया। लेकिन सोक्रेट्स ने क्या कहा? नेचर को अभी फ़िलहाल थोड़ा समझने की कोशिश ना करें, पहले इंसान और इंसानों की मोरल लाइफ को समझो। ओके, एज सिंपल एज दैट। एथिक्स जहाँ आ जाए वहाँ पर मोरालिटी आ ही जाती है। और सोक्रेट्स नाम आ जाए तो आपको ये समझ ही जाना है कि उन्होंने ज़ोर ज़्यादा दिया था कि पहले खुद को समझो, उसके बाद कुछ और। तो एथिक्स और सोक्रेट्स, तो खुद को और खुद के लाइफ की मोरालिटी को समझो, एज सिंपल एज दैट। फिर आते हैं द सोक्रेटिक मेथड, जिसको हम लोग डाइलेक्टिक्स या एलेंकस भी कहते हैं। तो आपको ये नाम याद रखने होंगे। अब ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ़िलॉसफी के अंदर। क्या कंट्रीब्यूशन है? कि कोई भी बात उन्हें बताई जाती थी तो वो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो काउंटर क्वेश्चनिंग करते थे कि ये सच में सही है या नहीं। और वो इतने काउंटर क्वेश्चनिंग करते थे कि सामने वाले के पास इसका जवाब ही नहीं होता था, इसलिए सामने वाले चुप हो जाते थे।
लेकिन उन्होंने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया है कि ठीक है, खुद को समझना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई भी बात बताई जाए या समझाई जाए तो आपको उसके लिए क्वेश्चनिंग करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो फिर आपने बस ऐसे ही जीवन जी लिया, आपने कोई सही जीवन नहीं जिया। ठीक है, तो 2 बात याद रखना है, खुद को समझना है, लाइफ की मोरालिटी को समझना है, साथ में क्वेश्चनिंग करना है। ये बातें सोक्रेट्स ने कही थी। फिर चौथा क्या है, यूनिवर्सल डेफिनेशंस। मतलब कि सोक्रेट्स चाहते थे कि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं ना हमारी लाइफ में, कि करेज, वर्च्यू, जस्टिस, ये इनके कुछ यूनिवर्सल डेफिनेशंस निकाले जाए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि किसी के लिए करेज कुछ है, किसी के लिए कुछ और। करेज मतलब सिंपल साहस करना, साहसी होना। तो साहसी होना कोई किसी वे में समझ सकता है, कोई किसी वे में नहीं भी समझ सकता है। मतलब सबके अपने अपने डेफिनेशंस हो जाते हैं, सबके लिए बहुत सब्जेक्टिव ओपिनियन हो जाता है। तो ये जो न्याय, करेज या फिर वर्च्यू, ये सारी चीज़ें हैं ना, ऐसे कॉन्सेप्ट्स, इनके लिए चीज़ें सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बनना चाहिए कि दुनिया में कोई भी कहीं रहे, वो अगर इन कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है अपनी लाइफ में तो फिर वो इस डेफिनेशन के अनुसार ही करे। तो ये तो हमने समझ लिया कि उन्होंने अपने फ़िलॉसफ़ी में क्या क्या कहा। अब उसके बाद जब वो इतनी क्वेश्चनिंग कर रहे थे, काउंटर क्वेश्चनिंग कर रहे थे लोगों से, तो उस समय में सबको डर लग गया। जो भी वहाँ के रूलर्स थे, एथेंस में वो रहते थे सोक्रेट्स, तो वहाँ के जो रूलर थे यानी शासक थे, उनको डर लग गया कि ये काउंटर क्वेश्चनिंग करना लोगों को सिखा रहे हैं, लाइफ की मोरालिटी और अपने आप को समझो, ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये ऐसे शायद यंग जनरेशन को ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि सोक्रेट्स को मार दिया जाए। लेकिन सोक्रेट्स का भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट था। उनको अंदर से, मन से ये बात पता थी कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है। वो तो सिर्फ सबको यही कह रहे थे कि आप असली ज्ञान को समझो और अपने आप को नॉलेज से फुलफ़िल करो, ताकि आप अज्ञानता में कुछ गलत काम ना करो। अपने आप को समझो, लाइफ की मोरालिटी को समझो। साथ में यूनिवर्सल डेफिनेशंस की बात की, ताकि जस्टिस और करेज जैसे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांगली यूज़ हो सके और लोग इसका गलत उपयोग ना करें जस्ट बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव ओपिनियनशिप। लेकिन अब शासक थे, उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया कि अपने लोगों को कि इनको मार दीजिए, लेकिन उन्होंने ये ऐसे अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद ही जहर पी लिया था और अपने आप को मार दिया था, क्योंकि एज सच उनके मन में कोई ये भाव नहीं था कि उन्होंने गलत काम किया, तो वैसी सज़ा नहीं काटना चाहते थे कि सबके सामने मृत्यु पर उन्हें सबके सामने पहुंचा दिया जाए। हाँ ठीक है, ऐसी परिस्थिति है तो वो खुद ही अपने आप को मृत्यु तक पहुंचा देते हैं, ताकि उन्हें दुख ना रहे कि उनकी मृत्यु किस तरह से हो गई। एक संतुष्टि रहे मन में कि मैंने जो किया सही किया।